हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में इससे रिलेटेड पूरा बेसिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अलजेब्रा क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, और वेरिएबल और जब हम नंबर को आपस में किसी भी एक साइन के साथ, जैसे कि एक नंबर हो गया 2 और दूसरा नंबर हो गया n या x, कुछ भी ले सकते हैं। अगर इनको आपस में प्लस करें या माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, जिसको कि सिर्फ ये भी लिखते हैं। मल्टीप्लाई में हमने सीखा था कि साइन हम लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है, वो बीच में मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है। या हम अभी वैसे हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई यही सीखा है, तो इतने की ही हम बात करेंगे। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, यही अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन हमने सीखा था कि इस तरह का जो भी हमें दिखेगा वो किसके अंदर आएगा, अलजेब्रा के। ठीक है, फिर हमने कुछ रूल्स बनाने सीखे थे इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। एक ऐसा रूल हमने ढूंढना है, फाइंड करना है, जो कि हमें क्या दे, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, मतलब मैचस्टिक्स कितनी लगेंगी, उनका 10 20 30 कितनी मैचस्टिक लगेंगी, वो रूल हमें दें। क्या मैचस्टिक्स क्यों लगेंगी, मतलब कहाँ ज़रूरत है मैचस्टिक्स की, टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, ये जो हमें दिए ए बी पूरे जी पार्ट तक, तो इसमें जितने भी हमने ये पैटर्न बनाने, ये हम जानते हैं, पहले भी बनाया था ना। एल का बना लिया है हम लोगों ने, सी का बना लिया है, वी का उन्होंने हमें होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो ये सब जो हमने पहले बनाए थे, अब उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ये टी बनाने के लिए जो मैचस्टिक है ना, तो अगर हमने एक टी बनाने के लिए, तो हमें दिख रहा है कि एक मैचस्टिक को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे, दूसरे मैचस्टिक को हम ठीक बीच में ऐसे वर्टिकल पोजीशन पर लगा देंगे। ठीक है, तो एक टी बन गया। दो टी बनाने के लिए फिर दो और लगेंगे, मतलब यही हमने फिर टेबल बनाई थी ना, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग फिर एक जनरल रूल हमने निकाला था, जिससे हमें ये पता चल गया था। जैसे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं पहले। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा, जैसे हमने सी का बनाया था। ठीक है, सी बनाने में एक मैचस्टिक ऐसे लगाई, एक मैचस्टिक ऐसे और एक मैचस्टिक ऐसे। ठीक है, तो 1C बनाने के लिए 3 मैचस्टिक्स लगी थी। तो हमने टेबल कैसे बनाया था, 1 ये है नंबर ऑफ सीज, और नीचे आएंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैचस्टिक्स टू मेक दिस 1C। ठीक है, तो इसके लिए 3 लगा था। अगर हमने 2C बनाने थे तो 6 लगेंगे, 3 बनाने हैं तो 9 लगेंगे। यानी कि ये 3 गुना रिलेशन जा रहा है ना। मतलब 3 क्या है, 1 का 3 टाइम्स है, 6 क्या है, 2 का 3 टाइम्स है। मतलब ये जो ऊपर वाली क्वांटिटीज़ हैं, इनमें अगर हम मल्टीप्लाई 3 करें तो हमें ये नीचे वाली क्वांटिटी मिल रही थी। ठीक है, तो हमने क्या माइंड लगाया, ये जो नंबर ऑफ सीज थे ना, नंबर ऑफ सीज, यानी कि C1 है, 2 है, 3 है, उसको हमने मान लिया n। ठीक है, n, तो हमें क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, ये हमारा फॉर्मूला बना था कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई n। कैसे बना कि मैचस्टिक कितनी चाहिए, ठीक है, मैचस्टिक की कितनी ज़रूरत है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये नंबर ऑफ सी, जो भी सी बनाना होगा हमें, उस उस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने 10C बनाने हैं, ठीक है, सी हमने कितने बनाने हैं, सी के पैटर्न 10C बनाने हैं। जैसे एक ये बना दिया, फिर एक और बनाए, फिर एक और बना, ऐसे जो है ये टोटल 10 हमने बनाने। तो इसमें कितने मैचस्टिक्स की ज़रूरत है,
ये निकालने के लिए हमेशा पूरे 10 बना करके जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे ये यहाँ पर को हमारा 10 हो गया है, ठीक है। ये जो ये नंबर ऑफ सी है ना, कितने नंबर हैं, अभी वो 10 है, सी का नंबर 10 है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो और सीधे सीधे 3 10 जा होता है 30, तो 30 मैच स्टिक्स हमें चाहिए। ये फॉर्मूला था। हमें 100 सी अगर बनाने, 100 सीज अगर बनाने, तो 100 बना कर के काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस 3 से इस 100 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो सीधे सीधे आ जाएगा 300। तो ऐसे ही हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी ना कि कैसे हम ये टेबल के थ्रू अपना एक जनरल रूल निकालेंगे। सेम यही चीज़ ये जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी करना है, ठीक है, सेम यही चीज़। तो सबसे पहले हमने बनाना है टी और यूज़ अ वेरिएबल टू राइट द रूल, और जो रूल हम लिखेंगे ना उसके लिए हमने एक वेरिएबल, जैसे अभी वाले एग्जाम्पल में हमने वो वेरिएबल एन लिया ये, और वेरिएबल क्या था, उसको दिखाते किससे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी एक अल्फ़ाबेट से, जैसे ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड ई टी सी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें से। तो ये वेरिएबल को शो किया जाता है ऐसे। वेरिएबल होता क्या है, जो कि अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, ठीक है, जो फिक्स नहीं है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था, ये जो नंबर्स होते हैं 300, 3 हो गया, 100 हो गया, 300 और भी सारे नंबर, तो ये 3 3 ही है। 3 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। 2 से एक बड़ा है 3, 4 से एक कम है 3, 3 सिर्फ 3 है। समझ आ गया होगा ना। 3 कोई और मतलब 3 कभी किसी दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू, जैसे हमने पढ़ा था ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स में ऑब्वियसली 3 ही एंगल हमारे पास बन पाएंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो 3 है ना, ये हाउ मेनी एंगल्स इन ट्राइंगल, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ दे तो ये वेरिएबल नहीं है, ये इसका जो आंसर है वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि 3 हमारे पास है और 3 क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलेगी नहीं। ट्राइंगल हम छोटा बनाएं चाहे इतना बड़ा बनाएं, नंबर ऑफ एंगल्स कितने आएंगे, 3 ही आएंगे इसमें। समझ आ गया होगा। लेकिन वेरिएबल जैसे ये एन है, एन जो हमने लिया है, ये कभी एक हो जाएगा, क्योंकि सी कभी हमने एक बनाना है तो एन की वैल्यू एक हो जाएगी। अगर सी हमने 1000 सी बनाने, एक ऐसा पैटर्न बनाना है जिसमें आगे को ये ऐसे 1000 सीज बन रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एन की वैल्यू फिर 1000 हो जाएगी। अगर हमने सी 126 बनाने हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये बदल रहा है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वेरी कर रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, ठीक है, रिवाइज हो गया सारा, इतना कुछ हमने पढ़ लिया था। अब बढ़ते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें सबसे पहले हमने बनाना है अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज दिस, एक मैच स्टिक ऐसे, एक मैच स्टिक ऐसे, और ये पैटर्न अभी हमने बनाना है। तो इसको पहले हम अच्छे से लिख के समझते हैं। तो ये क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज, ये ऐसे हमने उसको बनाना है, ठीक है। एक जो मैच स्टिक है वो ऐसे आएगी और दूसरी मैच स्टिक्स ऐसे आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाते हैं, ठीक है। जिससे देखें इसको रफ में समझते हैं। अगर हमने ये एक टी बनाया तो कितनी मैच स्टिक लग रही हैं, 2। अब इसी के आगे ऐसे एक और बनाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4। फिर एक और बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब फिर ये 3 हो जाएंगे, तो टोटल 6 हो जाएंगे, है ना। तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आएगा नंबर ऑफ टीज, ठीक है, टी जितने बनने हैं। नीचे आएगा मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीज अगर 1 है तो मैच स्टिक लग रही है 2। अगर टोटल 2 टी बनाने हैं तो मैच स्टिक लग रही है 4। अगर 3 टी, ये समझ में तो आ रहा होगा ना, जैसे ऐसे 3 टी बनाएंगे ना अगर हम, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ठीक है। तो ये मैच स्टिक्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया, ठीक है। तब अगर 3 मैच स्टिक बनानी है तो 6। अब ऐसे ही समझ में आ जाएगा ना अब तो,
ये 1T हो गया, ये 2T, ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा। अगर हमने 5T बनाने माना तो कितनी लगेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब दुगने के हिसाब से चल रहा है। अगर हमने सिर्फ 4 बनानी है, ये नहीं बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इसमें 8 लग रहे हैं ना। तो अगर 4 है तो 8 है, 5 है तो 10 है, और ये ऐसे ही आगे फिर बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। मतलब हम ये समझे कि अगर कहीं पर जाकर के 100 आया, अगर 100 है तो यहाँ पर हम इन्हीं को देख करके, इसी पैटर्न को देख के पता लगा लेंगे कि यहाँ पर 200 होगा, ठीक है, अगर हमने 100 टीज बनाने, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी टेबल बन गई। अब जो मेन जो लाइन होती है जिसके थ्रू हम वो फॉर्मूले को बनाते हैं, वो लाइन लिखते हैं। तो ऐसे हम इसको लिख देंगे, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ टीज फॉर्म, ठीक है। जितने हमें मैचस्टिक्स चाहिए ना, ये अगर हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ matchsticks required is equal to 2 multiply by number of टीज, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम नंबर ऑफ टीज को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो जितनी मैचस्टिक हमें चाहिए उतना पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमने 100 L बनाने तो 100 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जा कर के हमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैचस्टिक्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हमने 1000 टीज बनाने हैं तो 1000 टीज के लिए हमें 1000 को 2 से मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ टीज 1000 है ना, तो इस 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ टीज है ना, नंबर ऑफ टी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें समझने के लिए हम यहाँ पर ये ठीक कर लीजिएगा। अभी समझने के लिए हम इसको इतने अच्छे से लिख रहे हैं पहले क्वेश्चन में, बाकी के क्वेश्चन हमारे इजी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टीज, लेट नंबर ऑफ टीज इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स वेरिएबल मान लिया, उन्होंने हमसे कहा था कुछ भी हम वेरिएबल खुद से मान सकते हैं, तो हमने ये मान लिया एक्स, ठीक है। यानी कि ये जो बड़ा सा लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर हम एक्स लिख दें, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टीज, ठीक है। तो ये इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2x, ठीक है। यही निकालना था हमने, यही फॉर्मूले तक हमने पहुंचना था कि ये फॉर्मूला क्या होगा, तो वो क्या है? 2x है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनाना है? z बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं नंबर ऑफ जेड्स, ठीक है। अब ये तो सिंपल समझ आ जाएगा ना, एक z बनाने के लिए 1 2 3 लग रहे हैं। नीचे भी लिख लेते हैं मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, ठीक है। एक z बनाना है तो 3 लग रहे हैं। ऐसे एक और z बनाना होगा, यानी कि 2 z बनाने होंगे तो 6 लगेंगे। 3 z बनाने होंगे तो 9 लगेंगे। 4 बनाने होंगे तो 4 3 जा 12 लगेंगे। मतलब ये 3 जा रहा है। ये जो मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है ना, ये हमें कब मिल जाएंगी? अगर हमें एल ये जेड कितने बनाने हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ जेड्स कितने बनाने, अगर ये पता चल जाए, उसमें 3 को मल्टीप्लाई करके हम मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। जैसे अगर हमें पता चला कि 100 जेड्स बनाने हैं, ठीक है, तो मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड कितनी हो जाएंगी? 300, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें पता चला 500 जेट्स बनाने, 500 जेट ऐसे ही पैटर्न में आगे को 500 बनाने, तो कितनी मैचस्टिक्स की होंगी? 500 का 3 गुना, थ्राइस कर देंगे, ठीक है। तो 5 3 जा 15 होता है, और आगे 2 0 ऐसे ही उतर जाएंगे, और आगे को भी ये टेबल ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और यहीं पर हमने देखा कि 500 को बनाने के लिए
1500 मैच स्टिक्स की ज़रूरत है। ये तो सीधे सीधे इसका फॉर्मूला आ जाएगा। हम चाहें तो ये वाली लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा चेंज करके कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज थ्राइस द नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे जेड्स फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मैच स्टिक्स उतनी होंगी अगर हम जितने जेड बन रहे हैं उसको थ्राइस कर दें, मतलब उसका 3 गुना कर दें, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, और नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट अब हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि फॉर्मूला डैश करके हम सीधे लिखते हैं 3n कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और वेयर हम ये ज़रूर बता दें कि n इज इक्वल टू क्या है, n है नंबर ऑफ जेड्स फॉर्म्ड। ठीक है, जितने जेड बनाए जाएंगे मतलब नंबर ऑफ जितने भी जेड बनाए जाएंगे, जैसे 100 हैं तो n की जगह पर 100 हो जाएगा, 200 बनाने हैं तो n की जगह पर 200 हो जाएगा, और उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ये लाइन ज़रूर लिखनी चाहिए, ये इसी से फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ, ये लाइन ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई n, ये है फॉर्मूला। और इसको हम बता देंगे वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जेड्स फॉर्म्ड। ठीक है, और ये है मेन फॉर्मूला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड करना है तो 3 मल्टीप्लाई बाई, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, क्या कर देंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ यू। ठीक है, ये यूज़ हमने जितने भी बनाने हैं, जैसे 100 बनाने हैं, 200 कुछ भी बनाने हैं, तो उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिज़ल्ट में हमारे पास आएगा वो होगा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड उतने यू बनाने के लिए। ठीक है, और अब हम ये वाली जो ये पूरा जो बड़ी सी वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, लेट नंबर ऑफ यूज, ये किससे हम दिखाएंगे, m से, यहाँ पर m मान लेते हैं वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल हो गया तो ये m से दिखाएगा। तो अब इस इक्वेशन में इतना बड़ा ये नंबर ऑफ यूज ना लिख के हम डायरेक्ट m लिख देते हैं, क्योंकि इसी को हमने ये मान लिया है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई m। ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही हुए तो ये इसका फॉर्मूला हो गया 3m। ठीक है, और यही क्या है, हमारा आंसर है। इसका डी पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर v, अ पैटर्न ऑफ लेटर v। ठीक है, एज ये एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये दो v ऐसे बन जाएंगे। तो सिंपल है, नंबर ऑफ वीज पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ वीज, और नीचे मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ वीज, अगर एक वी बनाना है तो मैच स्टिक 2 लगेंगी, अगर 2 वी बनाने हैं तो मैच स्टिक्स 4 लगेंगी, अगर 3 बनाने हैं तो मैच स्टिक्स 6 लगेंगी। मतलब ये ट्वाइस का रिलेशन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, दुगना। तो हम ये इसके लिए सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ वीज। ठीक है, नंबर जितने भी नंबर ऑफ वीज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन वीज को बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट माना नंबर ऑफ वीज, इसको हम दिखा देते हैं y से। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल y ले लेते हैं, ये है हमारा वेरिएबल। ठीक है, ये y जो है वो वेरिएबल, एज अ वेरिएबल हम ले रहे हैं। तो हमारा अब ये जो हमारे पास आया था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ
मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है, जिसको हम 2y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसमें आंसर। और हम चाहें तो जो ये आता है ना हमारा जो फाइनल आंसर आता है उसको हम एक ऐसे बॉक्स में भी क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट ई। अ पैटर्न ऑफ लेटर ई एज, ऐसे बनाना है ई को, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 4 5 मैच स्टिक्स चाहिए सिर्फ एक ई बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले लिखते हैं नंबर ऑफ ईज, यहाँ पर ई का नंबर आएगा और उसके लिए मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड नीचे एक ई बनाना है तो 5 मैच स्टिक्स चाहिए, ठीक है। अब इसी के बगल में एक और सेम ऐसे ही बनाना होगा तो मतलब 2 अगर मैच स्टिक्स बना रहे हैं तो 10 चाहिए होंगी, 5 जा, मतलब ये फर्स्ट से ही पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन चल रहा है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 5 आता है, ठीक है। तो ऐसे ये आगे को भी फर्दर प्रोसीड होगा कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 आया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15 आएगा। मतलब ये 5th टाइम का रिलेशन चल रहा है, ठीक है। आगे को भी यही चलेगा। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईज, ठीक है, ये आया। अब इसको एक वेरिएबल की हेल्प से हम दिखाएंगे। ये जो नंबर ऑफ ईज है इसको मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ईज, इसको इस बार जेड मान लेते हैं, ठीक है। ये जेड से हमने दिखा दिया, स्मॉल जेड से। सो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई जेड, या फिर जिसको हम 5z भी कह सकते हैं, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और f जो हमारा है, f में हमसे कह रहे हैं अ पैटर्न ऑफ लेटर s, अ पैटर्न ऑफ लेटर s, और वो हमने बनाना कैसे है, ये इस तरीके से, ठीक है। मतलब सेम ई, जितने ई में लगेंगे उतने ही इसमें भी लगेंगे, बस थोड़ा सा इसका फिगर चेंज है, ठीक है। तो सेम जो ऊपर वाला है सेम वही यहाँ पर भी होगा। तो नंबर ऑफ एस और नीचे मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। तो जब एक एस बनाना है तो 5, ऐसे ही 2 एस बनाने होंगे तो 10, 3 एस बनाने होंगे तो 15, और ये सीरीज़ ऐसे ही आगे को प्रोसीड होगी। अब इसको लिखते हैं जनरल वे में। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, ये अगर ये हमने निकालना है तो 5 को ही मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर भी, किससे, नंबर ऑफ एस, इससे, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, इसको ए से मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल ए से। ये क्या है, वेरिएबल है, एज वेरिएबल इसको ले रहे हैं यहाँ पर। ये ब्रैकेट में लिखे ना लिखे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे समझने के लिए। अब तो मेन जो हमारा फॉर्मूला आया वो है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5a, ठीक है। इसको, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको भी बॉक्स में क्लोज करके नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, और इसमें हमने ए को बनाना है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक्स एक ही ए को बनाने में लग रही है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ एज और मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक ए बनाने के लिए 6, तो 6 गुना 6 टाइम्स का रिलेशन चल रहा है ना। तो 2 को बनाने के लिए 2 6 जा 12,
3A को बनाने के लिए 3 6 जा, मतलब हर किसी के 6 जा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18। ऐसे ही कहीं आगे बढ़े, और अगर माना हमने 100 एज बनाने होंगे ना, तो उसके लिए 600 मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मतलब हर किसी का क्या करना है, 6 टाइम कर देना है। ये हर एक जितने भी ए बनाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ ए हम बनाएंगे, उसका 6 टाइम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड। तो इसको जनरल वे में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6 टाइम्स नंबर ऑफ एज। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं, लेट अस सपोज नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू, यहाँ पर बी से दिखाते हैं, ये एज अ वेरिएबल हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई बी, जिसको हम 6b भी लिखते हैं। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको क्या कर देंगे, बॉक्स के अंदर क्लोज। ये ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर्स एल, सी एंड एफ। ठीक है, हम एल के लिए, सी के लिए, एफ के लिए अगर इनका हमने पैटर्न बनाना है, तो इसका रूल हम जानते हैं। क्या था इसका रूल, हमने ये पढ़ा हुआ है ना, यहीं पर लिख लेते हैं इसको। एल के लिए रूल क्या था, 2n। ठीक है, क्योंकि एक एल बनाने में 2 मैच स्टिक्स लग रहे हैं, तो फिर आगे बनाने के लिए मतलब ट्वाइस है, वो 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 3 से करेंगे किसको मल्टीप्लाई, जब हमने बनाने होंगे सी, तो इसके लिए हम मान लेते हैं ए, स्मॉल ए को मान लेते हैं। ठीक है, और एफ बनाने के लिए हम 5m ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4, तो इसमें क्या ले लेंगे 4m। तो ये थे इनके रूल। ठीक है, 2n 3a 4m वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1, ये जो क्वेश्चन 1 में जो कुछ लेटर ऐसे थे, गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। जो एल का जो रूल है ना, 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल, सेम ऐसा ही कुछ इनमें भी किसी का आया है कह रहा है, तो वो हमने बताने हैं, विच आर दीज। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल किसका आया है, देख लेते हैं। एक तो आया है जब हमने क्या बनाया था, टी। ठीक है, टी बनाने के लिए 1 2, ये 2 ही मैच स्टिक्स चाहिए थी ना, तो इसका भी क्या आया था, 2x आया था। और एक दूसरा आया है ये 2 मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल, यहाँ पर भी 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आया था v के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2 ही मैच स्टिक्स लग रही है, तो सेम रूल इसमें भी आया था। वेरिएबल तो चेंज हो सकता है, हम y की जगह पर x ले लें, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, इसको हमने अपने मन से माना हुआ है y को। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल यहाँ पर भी है, और 2 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल यहाँ पर भी है, और सेम l में भी हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। तो जो ये फर्स्ट है ना, इसका आंसर हो जाएगा, एक तो t बनाने के लिए और दूसरा v बनाने के लिए क्या आया है, बिल्कुल सेम रूल आया है। अब पूछ रहा है विच आर दीज, तो हो गया, अच्छा ये इसका आंसर है। और वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो थे वो 2 ही लग रहे थे। ठीक है, तो जितने भी लेटर्स को बनाने में मैच स्टिक्स सिर्फ 2 ही चाहिए होंगे, ये जैसे 1 2, तो जितने भी लेटर्स ऐसे हैं जिनको बनाने में सिर्फ 2 मैच स्टिक्स लग रहे हैं, उनका रूल हमेशा 2 मल्टीप्लाई बाई n ही आएगा। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a कॉमा डी। ठीक है, और दूसरे का क्वेश्चन हो जाएगा कि वाई डज दिस हैपन, बिकॉज द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टी एज वेल एज वी इज 2। ठीक है, 2 मैच स्टिक थे, इसी कारण से ऐसा हुआ कि सेम रूल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, ये लिख लेंगे ना इसका, ये क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स सेम थे। नेक्स्ट में आते हैं थर्ड क्वेश्चन, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। जो कैडेट्स, वो परेड जो होती है ना,
आर्मी पर्सन्स की, या स्कूल में भी जो परेड करते हैं। तो उस लेकिन अभी कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, तो देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। इसको समझते हैं पहले डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, पहली रो में, ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट रो, और इसमें है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये फर्स्ट रो है और इसमें 5 कैडेट्स हैं। व्हाट इज द रूल? अच्छा, अब यही कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड और देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, एक रो में 5 कैडेट्स हैं। ठीक है, अब दूसरी अगर रो होगी, हमें नहीं पता कि ये दूसरी रो है या नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर दूसरी रो होगी तो उसमें भी नंबर ऑफ कैडेट्स आर 5। तीसरी रो होगी तो देयर इज ऑल्सो द नंबर ऑफ कैडेट्स आर 5। मतलब जितनी भी ये रोज हम नहीं जानते कि ये कितनी रो बनने वाली हैं, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अगर एक रो में 5 हैं तो हर एक रो में नंबर ऑफ कैडेट्स 5 ही होंगे। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये रो कितनी है, माना 10 रो हो सकती हैं, 20 नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, ओनली 5 नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, ठीक है, वो हमें नहीं पता। तो हमने अब ये आगे को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मतलब ये है जितना हमने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, उससे हम ये समझे कि अगर नंबर ऑफ रोज हमें पता चल जाए ना कि ये कितनी रो हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक रो में 5 है ना। तो अगर 2 रो होंगी तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स 10 होंगे। अगर एक ही रो होगी, एक से ज़्यादा होगी ही नहीं रो, तो सिर्फ 5 कैडेट्स ही होंगे टोटल। ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। ये जो एक ऐसा रूल निकालना है, हमने एक ऐसा नियम को खोजना है जो हमें क्या बताए, नंबर ऑफ कैडेट्स बताए। ये नंबर ऑफ कैडेट्स कितने खड़े हैं ये, ठीक है, वो बताना है। गिवन द नंबर ऑफ रोज, मतलब ये अगर ये नंबर ऑफ रोज हमें दिए गए हों, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज। हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितना है, एन है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एन है। तो ये पता चल गया ना, 10 20 30 40 ऐसे नंबर्स में ना दे करके वेरिएबल में दे दिए कि एन नंबर ऑफ रोज यहाँ पर हैं टोटल। ठीक है, और अगर हर एक रो में 5 हो गए, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, और टोटल नंबर ऑफ रोज अगर n है ना, तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स जो होंगे, नंबर ऑफ कैडेट्स जो हमारे पास आएंगे, वो 5 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रोज, ऐसे ही तो आएंगे। नंबर ऑफ रोज जितने भी होंगे उसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स हमारे पास आ जाएंगे। यही है ना, मेन जो फॉर्मूला हमारा था वो ये है। और इसकी जगह पर इन्होंने दे दिया है कि आप n पुट कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ रोज उन्होंने n बोला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई n, तो ये हो जाएगा 5n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल टू 5n। ठीक है, इसको फेयर करते हैं, तो इतना हम लिख लेंगे कि देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो एंड गिवन क्या है, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, पहले हम वैसे रिटर्न में ही पूरा जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रोज। ठीक है, कितने भी रो होंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कैडेट्स आ जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनल आ जाएगा रूल, नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज की जगह पर हमें n दिया है तो ये 5n, 5 मल्टीप्लाई बाई n, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, 5n। ठीक है, यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कितने मैंगो हैं, 50 मैंगोज हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही एक और बॉक्स होगा
तो इसमें फिर से कितने मैंगोज होंगे? 50। एक और बॉक्स हुआ तो इसमें और कितने होंगे? 50। लेकिन अब हमें पता ही नहीं है कि ये बॉक्स कितने होने वाले हैं। ठीक है, ये बॉक्स हमें नहीं पता कितने हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी जितना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, यही हमने लिखना है। 50 एक में है, 50 दूसरे में, 50 तीसरे में। अगर हमें ये नंबर ऑफ बॉक्सेस पता चल जाए, माना अगर 100 हमें पता चल जाए कि 100 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं टोटल, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम सीधे सीधे, क्योंकि हर एक बॉक्स में ईच बॉक्स कैरी 50 मैंगोज, हर एक बॉक्स में 50 मैंगो हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 100 है, तो कितने टोटल मैंगो कितने हो जाएंगे? हर एक बॉक्स में जितने मैंगो हैं उसको टोटल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे तो आ जाएगा ना, लेकिन मेन बात है कि ये बॉक्स का पता चले पहले कि ये बॉक्स कितने हैं। ठीक है, तो इसका हमने रूल निकालना है कि मैंगोज कितने हैं टोटल। इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। इन्होंने हमको कोई नंबर में नहीं दिया कि 50 बॉक्स हैं टोटल या 100 बॉक्स हैं टोटल, 26 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला बी नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, बी मतलब एक वेरिएबल दे दिया। ठीक है, तो वही सेम जैसे अगर 100 बॉक्स होते तो 100 को 50 से मल्टीप्लाई करते, तो 100 ना हो करके बी बॉक्सेस हैं तो बी को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 50 बी। ठीक है, इसको फेयर में करते हैं। ये हो गया, देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, गिवन द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो इसका सीधे क्या बनेगा? नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने भी होंगे उसको अगर 50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट में हमारे पास जो भी आएगा वो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज होंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉक्सेस इन्होंने हमें दे दिया है वो बी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? बी बॉक्स हैं। ठीक है, नंबर में नहीं बताया 20 30 40, उन्होंने इस वेरिएबल में बता दिया कि बी है। तो सीधे सीधे इसका आ जाएगा, सो नंबर ऑफ मैंगोज, टोटल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई बी, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं? 50 बी। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। ठीक है, टीचर ने 5 पेंसिल्स किसको दिए? 1 स्टूडेंट, पर स्टूडेंट 1 स्टूडेंट, और दूसरा स्टूडेंट होगा उसको भी कितने पेंसिल मिले? 5 पेंसिल मिले। 3 स्टूडेंट हुए, उन सबको मतलब जितने स्टूडेंट होंगे ना सबको 5 पेंसिल्स देने हैं। ठीक है, अब अगर हमसे पूछे, जैसे इन्होंने पूछा भी है कि कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड, कितनी पेंसिल की ज़रूरत है, अगर वो टीचर जो है पहले से ही काउंट करके रखना चाहती है, अनुमान लगा करके रखना चाहती है कि उसे नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी चाहिए होंगी। ठीक है, तो वो कैसे लगाएगी? अगर एक स्टूडेंट है तो 5 पेंसिल, 2 स्टूडेंट हैं तो टोटल 10 पेंसिल्स हो जाएंगे, 3 स्टूडेंट हो जाएंगे तो टोटल 5, और इसके लिए फिर से 5 पेंसिल और चाहिए, टोटल 15 पेंसिल्स हो जाएंगी। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाए कि माना कि 100 स्टूडेंट हैं टोटल, टोटल 100 स्टूडेंट आने वाले हैं, और उसने बोला है कि वो हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल देगी, तो ऑब्वियसली 100 स्टूडेंट्स को वो 500 पेंसिल्स ही देगी, है ना? मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये अब लेकिन हमें ये नहीं पता अभी एग्जैक्ट कि ये 100 है, 3 है, 2 है, 1 है या कुछ और है। तो इसको जनरल वे में हम किससे दिखाएंगे? एक वेरिएबल से। ठीक है, जो कि उन्होंने हमें दे दिया एस। ठीक है, अब एस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मतलब एस की वैल्यू कोई सा भी एक नंबर हो सकती है। इसीलिए ये एक वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज हो सकता है ना। ये
फिक्स तो नहीं है, मतलब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नहीं पता कि कितने स्टूडेंट आने वाले हैं, ठीक है, वो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी बच्चों को वो पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। बस हमें निकालना है कि अगर वो 500 बच्चों को देती है पेंसिल तो कितनी पेंसिल लगेंगी, अगर वो 26 बच्चों को ही पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कितनी पेंसिल लगेंगी, ये हमारा टास्क है, ठीक है। तो इसको करते हैं फेयर में, इसको लिखेंगे द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, और ये भी हमें गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एस है, ठीक है। तो इसमें रूल क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हमें दिया हुआ है, ये एस है, तो हमारा रूल क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई एस, जिसको कि हम 5s भी लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मीटर, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, 1 किलोमीटर। अगर 2 मिनट हो जाए तो कितना कर लेगी, 2 किलोमीटर। ये तो फिक्स है ना, ये हमें पता चल जाएगा ना, अगर हमें ये पता चल जाए कि उसने टोटल कितने मिनट उसने मतलब माना कि कितने मिनट उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितने मिनट तक वो उड़ती रही, तो हमें ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो कितने मीटर उड़ी होगी। मतलब ये हमें दे दिया गया है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, लेकिन अब नहीं बताया कि टोटल मिनट कितने हैं, नंबर में नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, मतलब वो टी मिनट्स के लिए उड़ी है टोटल, ठीक है, ये है उसका फ्लाइंग टाइम, टी मिनट्स। तुम सीधे सीधे मतलब कि वो ये जो टी है वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हर किसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो रूल के लिए हमें क्योंकि वेरिएबल ही चाहिए होता है, तो इसके फॉर्म में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, टी से 1 ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 के अलावा और कुछ नहीं हो, क्योंकि वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो टी मिनट्स में कितना किलोमीटर हो जाएगा, टी किलोमीटर, मतलब जितना 1 मिनट में 1 किलोमीटर, जितना मिनट होंगे उतने किलोमीटर वो चल पाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा वो टी किलोमीटर चलेगी। ये देखिए, तो इसको हम लिखेंगे बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, ये हमें दे दिया है, और साथ ही गिवन द टाइम इन मिनट्स, टी मिनट्स, तो 1 किलोमीटर इन 1 मिनट्स, तो टी मिनट्स में टी मिनट्स में टी किलोमीटर हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the bird in t minutes is equal to t किलोमीटर, सीधे सीधे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी टी मिनट्स में टी किलोमीटर, 15 मिनट्स में 15 किलोमीटर, 20 मिनट्स में 20 किलोमीटर, ये सिंपल रूल है इसके लिए, ठीक है, टी किलोमीटर ही चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा इज़ ड्राइंग अ डॉट रंगोली, राधा क्या बना रही है, ये ऐसे डॉट को मिला करके ऐसे कोई अच्छी सी ब्यूटीफुल सी रंगोली बना रही है विथ चॉक पाउडर से। शी हैज़ 9 डॉट्स इन अ रो, एक रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक रो में कितने डॉट हैं टोटल, 9 डॉट्स, ठीक है, इन अ 1 रो। अब बोल रहा है हमसे कि हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, तो ऐसे ही 2 3 4 कुछ भी रो होंगी ना, तो उसने हमको बता दी कि आर रोज हैं टोटल, ये तो आता है ना हमें, एक रंगोली में अगर 9 डॉट्स हैं एक लाइन में, तो आर नंबर ऑफ रोज में कितने डॉट्स होंगे, 9 आर, सिंपल है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देयर आर 9 डॉट्स इन अ रो, एक रो में कितने डॉट्स हैं, 9 डॉट्स हैं, और गिवन है कि द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू आर है, ठीक है। तो
टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज़ हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, ये हमें टोटल नंबर ऑफ रोज़ आर दिया है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 9r, 9 मल्टीप्लाई बाय r दैट इज़ 9r। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि अगर ये रोज़ जो इन्होंने हमें आर में दी है ना, वो हमें इन्होंने फिर बोल दिया 8 रोज़ हैं, अगर 8 रोज़ हैं तो डॉट्स निकालो, ठीक है। तो इसके लिए हमें वो क्या बोल रहा है, फॉर 8 रोज़ के लिए उसने मतलब हमें क्या दे दिया, उसने हमें आर बराबर 8 हमने ऐसा रखना है, वो ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। बिकॉज़ ये आर क्या है, ये नंबर ऑफ रोज़ है। तो अभी यहाँ पर जब हम आर बोल रहे हैं तो एक वेरिएबल के फॉर्म में है, मतलब एक जनरल रूल जो सारे नंबर्स पर काम करेगा। लेकिन जब हम 8 कर दिया तो पर्टिकुलर एक ऐसी रंगोली है जिसमें सिर्फ 8 रोज़ हैं, ठीक है। तो अगर r इज इक्वल टू 8 हो जाएगा तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू कितना है, 9r है ना फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले में हम r की जगह पर 8 पुट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देयरफॉर भी लिख देते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 72, ये ठीक है, 72 डॉट्स होंगे टोटल। अब रोज चेंज करके उसने 8 रो की रंगोली नहीं बना रही वो, अब वो 10 रोज की रंगोली बना रही है। तो फॉर 10 रोज के लिए r इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, इस फॉर्मूले में इज इक्वल टू 9r जो है, r की जगह पर हम 10 पुट करेंगे, ठीक है। अभी हमें r की एक, ये r तो जनरल है, r नंबर ऑफ रोज के लिए, इस r की एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10, ये तो टोटल कितने हो जाएंगे, 90 डॉट्स हो जाएंगे, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है लीला और राधा की, ठीक है। पहले इनके नाम लिख लेते हैं, लीला, राधा, ठीक है। लीला इज राधाज यंगर सिस्टर, ठीक है, ये है यंगर सिस्टर, यानी कि ये है छोटी बहन और ये है बड़ी बहन, ठीक है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा, ये जो लीला है ना वो राधा से 4 साल छोटी है। मतलब अगर राधा की एज कुछ भी हम निकालें, उसमें से -4 कर दें तो लीला की एज आ जाएगी, ठीक है। राधा की एज कुछ भी हो, ठीक है। अब कुछ भी को जहाँ पर हम कुछ भी वाला टर्म यूज़ करते हैं वहीं पर वेरिएबल आता है ना, कि उसकी एज 2 भी, उसकी एज 6, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकती है। लेकिन लीला की एज फिर हमें अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर राधा की एज मिल जाती है तो उसमें से 4 माइनस कर देंगे, लीला की एज मिल जाएगी। और इन्होंने हमसे बोला टेक राधाज एज टू बी x years, यानी कि ये राधा की एज इन्होंने हमें दे दी x है, ठीक है। और अगर राधा की एज x है तो x में से -4 कर देंगे तो ये किसकी एज हो जाएगी, लीला की, ठीक है। तो यही फॉर्मूला बन गया, लीला की एज के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, x-4, ठीक है, जहाँ पर x वेरिएबल है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ऑफ राधा, ठीक है। फेयर में करते हैं, तो ऐसे ऐसे लिख देंगे, लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा और राधा एज x years, तो सीधे सीधे लिखेंगे लीलाज एज इज इक्वल टू x-4 years, ठीक है। ये x का क्या है, राधा की एज, राधा की एज में से -4 करेंगे तो लीला की एज आ जाएगी, ठीक है। यही फॉर्मूला है और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर हैज़ मेड लड्डूज, ठीक है। मदर ने क्या बनाए, लड्डू बनाए। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट
एंड फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, उसने कुछ लड्डू जो घर आए मेहमान थे उनको दिए और कुछ फैमिली मेम्बर्स को दिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, और 5 लड्डू फिर भी बच गए, ठीक है, सबको बांटने के बाद भी 5 लड्डू बच गए। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज़ एल, अगर जिन्होंने मतलब मदर ने जितने लड्डू बांटे गेस्ट को और फैमिली मेम्बर्स को वो टोटल एल हैं, ठीक है, वो एल हैं, तो हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उन्होंने टोटल कितने लड्डू बनाए थे, ठीक है। मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ लड्डूज यही बनाए होंगे ना मदर ने, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज ही बनाए होंगे ना, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ लड्डूज 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 200, मतलब यही होंगे। वो जो टोटल लड्डू उन्होंने बनाए होंगे उनको हम रिटर्न में लिखना चाहे तो यही तो लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज। इन्हीं में से उन्होंने गेस्ट को भी दिए, ठीक है, प्लस फैमिली मेम्बर्स को भी दिए, ये देने वाले लड्डू हैं जितने उन्होंने बांट दिए, ठीक है। 5 और बच गए, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ लड्डूज में से ही तो 5 भी बचे होंगे ना, तो टोटल कितने बनाए होंगे, जितने उन्होंने गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को दिए होंगे और जितने अभी बच गए इनको सबको ऐड कर देंगे, यही तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज के बराबर होंगे ना। और ये गेस्ट प्लस फैमिली मेम्बर्स को बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गेव अवे इज़ एल है, ये जो दे दिए उन्होंने गेस्ट प्लस फैमिली मेम्बर्स को, तो ये हमसे कह रहा है ये टोटल एल है, और एल ये दिए हुए प्लस 5 ये बचे हुए लड्डू जो उनके पास अभी भी बच गए हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज, है ना। जैसे ऐसे समझ सकते हैं इसको, हमारे पास कुछ रुपए थे, ठीक है, कुछ रुपीज़ हम ले करके गए थे घर से ही, अब ये कितना है ये हमें नहीं पता अभी, और हमने कुछ चॉकलेट खा ली, बिस्किट खा लिए, ठीक है, कुछ हमने खर्च कर दिया मतलब चॉकलेट और बिस्किट में, अभी भी हमारे पास 10 रुपीज़ बचे हुए हैं अभी भी। और अगर हमसे कोई हमें कोई बता दे कि ये जो चॉकलेट और बिस्किट में आपने खर्च किए हुए रुपए हैं वो 20 रुपीज़ हैं, तो बताओ कि टोटल आप कितने रुपए लेके आए थे, तो 20 + 10 ही करेंगे ना, ये सिंपल सी बात है, जितने हमने खर्च कर दिए प्लस जितने हमारे पास बचे हैं वो आ जाएंगे टोटल में। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, जितने उन्होंने दे दिए वो एल हैं, जितने उनके पास बच गए वो 5 हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज़ हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे, कितने दे दिए एल, और रिमेनिंग लड्डू कितने हैं 5, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज इज इक्वल टू जितने दे दिए प्लस जितने बच गए, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes, एक बड़े साइज के बॉक्स से ऑरेंजेस, मतलब बॉक्स के अंदर ऑरेंज भरे हैं तो उन ऑरेंजेस को बड़े बॉक्स से छोटे छोटे बॉक्सेस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, जब एक बड़ा बॉक्स ख़त्म हो जाता है, मतलब जब ट्रांसफ़र किया हमने और जब एक बड़ा बॉक्स ख़त्म हो जा रहा है, तो द ऑरेंजेस फ्रॉम इट, ये जो इसमें बड़े बॉक्स में जितने भी ऑरेंज थे, फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस, 2 छोटे बॉक्स, मतलब ये बड़ा बॉक्स और छोटा बॉक्स ये सिमिलर साइज़ के होंगे, ठीक है, सारे जो छोटे छोटे बॉक्स हैं वो सारे एक साइज़ के होंगे और जो बड़ा बॉक्स है वो एक साइज़ का होगा। अब हम इसमें से एक बड़े बॉक्स और छोटे बॉक्सेस का हिसाब देखते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बड़े बॉक्सेस होंगे ये ऐसे, ठीक है, काफ़ी सारे होंगे, और इन बड़े बॉक्सेस को हम छोटे छोटे बॉक्सेस में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। इन बड़े बॉक्सेस का साइज़ आपस में इक्वल होगा और छोटे बॉक्स का साइज़ आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब हम एक की कहानी पढ़ लेते हैं, मतलब इन सब की नहीं पढ़ रहे, एक बॉक्स कितने छोटे बॉक्सेस को भर पा रहा है ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, ये बताया है इसमें। तो अगर व्हेन अ large box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside। देखें, ये एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है, ये एक बड़ा बॉक्स है और इसमें कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस होंगे, वो हमें नहीं पता कि वो कितने हैं, ठीक है।
लेकिन जब हम इसको खाली कर रहे हैं ना, तो दो छोटे बॉक्स, ये दो छोटे बॉक्स और 10 फिर और बच जा रहे हैं। मतलब ये जो बड़ा बॉक्स है ना, वो किसके बराबर होगा, इसमें जितने ऑरेंजेस आए उसके बराबर, प्लस इसमें ये दोनों सेम साइज के हैं तो इक्वल अमाउंट में आएगा इसमें। इसमें भी सेम ऑरेंजेस आएंगे, प्लस इन दोनों में जितने आए उसमें हम 10 को और ऐड करेंगे, तो इस बड़े बॉक्स में जितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस होंगे ना, वो बराबर हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब ना इसमें पता है कितने थे, और इसमें इन्होंने दे दिया है, क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द स्मॉल बॉक्स, ये जो स्मॉल बॉक्स है इसमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर टेकन टू बी एक्स, ये हमने एक्स लेने हैं। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेने हैं, यानी कि इसमें भी एक्स ऑरेंजेस हैं और इसमें भी एक्स ऑरेंजेस हैं। तो अब हमने निकालना है नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स। तो हमने लार्ज बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत सी सिंपल सी बात है कि इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, फिर 10 है, यानी कि इस एक्स प्लस 10 को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वेरिएबल है ना, एक्स एक्स है, यहाँ पर भी सेम है एक्स। जैसे अगर यहाँ पर एक वेरिएबल है एक्स और यहाँ पर कोई दूसरा ही वेरिएबल आ जाता ना, अभी हमने इस टाइप का कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता रहे हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर यहाँ पर कुछ ये इस टाइप का क्वेश्चन होता कि यहाँ पर कोई दूसरा ही वेरिएबल वाई होता, तो ये आपस में ऐड नहीं होते, एक्स के साथ वाई ऐड नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक्स के साथ सेम वेरिएबल एक्स है ना, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे होता है ऐड, इस एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा तो वो वन माना जाता है, ये वन एक्स है। इस दूसरे एक्स के आगे भी लिखने में कोई नंबर नहीं है लेकिन ये भी वन होता है। ठीक है, तो ये 1x+1x अगर इनको ऐड करते हैं तो वो 2x हो जाता है। एक्स में कोई चेंज नहीं आता, एक्स एक्स ही रहता है, बस इनके आगे जो ये न्यूमरिकल वैल्यू होती है ना वो आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये x+x कितना हो जाएगा, 2x, पीछे से हमने 10 और ऐड करना है। अब ये x वाला है, मतलब 2 × x है, यहाँ x नहीं है ना, तो ये दोनों अब फर्दर और ज़्यादा इसमें ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। ऑपरेशन करने के लिए ये वेरिएबल होना चाहिए दोनों में ही, या तो हो ही ना किसी में। तो इसमें ये x है, इसमें नहीं है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये 2x+10 को हम और फर्दर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको फेयर में करते हैं, ये हम लिख लेंगे, ऑरेंजेस ऑफ लार्जर बॉक्स फिल 2 स्मॉल बॉक्सेस एंड स्टिल रिमेनिंग 10 ऑरेंजेस। ठीक है, ये 10 ऑरेंज और बच जा रहे हैं 2 स्मॉल बॉक्स को भरने के बाद। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 1 स्मॉल बॉक्स कितना है, एक्स है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज लार्जर बॉक्स कितना है, 2 स्मॉल बॉक्स को भर रहे हैं, यानी कि x+x तो हो ही रहा है, +10 और है ये। ठीक है, तो इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x+10, इतना ही है। मतलब आंसर इतने छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे, वो भी हमने अभी लैंग्वेज को अच्छे से लिखा है तब इतना हुआ है, लेकिन समझने वाली बात है कि हमें समझ में आया है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या देखना है, ये जो मैचस्टिक से बने हुए जो स्क्वायर बॉक्सेस का पैटर्न बना है ना, इनको ध्यान से देखना है। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, ये जो स्क्वायर्स हैं ये अलग अलग सेपरेट नहीं है, मतलब जैसे एक में तो समझ आ रहा है साफ साफ, लेकिन जब दो बने हैं ना, तो ऐसे एक बॉक्स और एक बॉक्स ये दोनों सेपरेट नहीं है, अलग अलग। ये एक बॉक्स बनाया और इसी में 1 2 3 ये 3 मैचस्टिक्स और जोड़ते हुए दूसरा स्क्वायर बना दिया। इसी में 1 2 3 ये 3 मैचस्टिक्स जोड़ के ये थर्ड स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो ये सेपरेट नहीं है। 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैचस्टिक्स, ये जो दो नेबरिंग मतलब अगल बगल वाले जो पड़ोस के जो स्क्वायर हैं अगल बगल वाले, उनकी ये जो बीच की मैचस्टिक है वो कॉमन है, ये वाली मैचस्टिक्स इसकी भी है, ये वाली मैचस्टिक इसकी भी है। ठीक है, ऑब्जर्व द पैटर्न्स, ये पैटर्न्स को दो है ना, एक ये क्वेश्चन है एक बी पार्ट है, तो इन पैटर्न्स को हमने ऑब्जर्व करना है। एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, ये हमें फिर ये मैचस्टिक्स की मतलब जैसे 4 हैं
तो कितने मैचस्टिक लग रहे हैं वो तो हम अभी काउंट करके बता देंगे ना। और यही 1 2 3 4, ये जो 4 तक के हमें दे दिए हैं 4 स्क्वायर बनाने के लिए। तो अगर हमसे पूछे ऐसे ही 100 स्क्वायर बनाने हों आगे और इसमें ऐड करते जाएं और 100 बनाने हैं, तो हम विदाउट कैलकुलेटिंग कैसे बताएं कि कितने मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये हमने बनाना है, इसका रूल बताना है। तो इसको करते हैं, समझते हैं पहले। जब एक इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पहले है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर अगर एक है, एक स्क्वायर बनाना है, तो मैचस्टिक्स कितनी चाहिए, 4। 2 स्क्वायर अगर बनाने हैं तो गिनते हैं 2 स्क्वायर्स के लिए 1 2 3 4, तो एक में सॉरी 1 2 3 4 तो एक में था ही, एक्स्ट्रा 1 2 3, 3 और ऐड कर दिए, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। ये अगर सेपरेट होते, दोनों स्क्वायर अलग अलग होते, तो यहाँ पर 8 आता, 8 नहीं आएगा, 7 आएगा, क्योंकि एक लाइन कॉमन है। ठीक है, ऐसे ही अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स 3 हैं, 3 स्क्वायर बन रहे हैं, तो मैचस्टिक कितनी लग रही है, ये 4 तो है ही, 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 10। ठीक है, ऐसे ही 4 स्क्वायर्स के लिए ये 4 हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13। मतलब ये ध्यान दें हम कि 3 3 ऐड हो रहा है, 4 में 3 ऐड करते हैं तो 7 आता है, 7 में 3 ऐड करते हैं तो 10 आता है, 10 में 3 ऐड करते हैं 13 आता है। मतलब अगर इससे ये तो पता चल रहा है कि 5 5 अगर स्क्वायर बनाने हैं तो ये ज़रूर 16 मैचस्टिक्स चाहिए हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना आगे से, 4 का तो बन रहा है वो, एक आगे बढ़ाने के लिए ये 3 मैचस्टिक्स 1 2 3, ये 3 मैचस्टिक्स और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये 3 3 का गैप आ रहा है इनके बीच में। इतना तो समझ आ गया। अब 5 ठीक है, 6 7 8 9 10 फिर भी बता देंगे। अगर हमसे कोई कहे कि 100, अगर 100 मैचेस 100 स्क्वायर बनाने हैं, तो कितने मैचस्टिक चाहिए होंगे, फिर ऐसे 3 3 का गैप करते हुए हमें 100 तक पहुंचना होगा, तो लेंदी मेथड हो जाएगी। इसीलिए एक रूल की ज़रूरत है। ठीक है, एक परमानेंट ऐसा जनरल रूल जो कि हमें डायरेक्ट ये नंबर ऑफ स्क्वायर देखते ही नंबर ऑफ मैचस्टिक्स भी तुरंत बता दे। ठीक है, तो देखो इसको हम ऑब्ज़र्व करें, अगर ये क्या है, ये 3 में +1 है ना, ये मतलब इसमें से अगर 3 + 1 ऐसे ही कुछ दिख रहा है ना, 4, और इसमें से भी अगर हम, इसमें भी 3 है ना, जैसे अगर हम इसको, ये 6 + 1 है, 6 + 1 ये कितना है, 9 + 1। मतलब ये कैसे आया ना माइंड में आइडिया, कि ये 3 की टेबल कुछ, अगर हम इसमें से एक 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 घटा रहे हैं ना, मतलब एक कम एक कम एक कम कर रहे हैं, तो 3 की टेबल हमें मिल रही है, और 3 की टेबल में कुछ पैटर्न छुपा होगा। ठीक है, टेबल में पैटर्न छुपा हुआ मिल सकता है, इसलिए ये यहाँ से हिंट मिला। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्ट में ये क्वेश्चन याद नहीं था, बस कैसे माइंड लगाया कि 4 में से एक कम किया 3 की टेबल में आता है, 7 में से एक कम किया वो भी 3 की टेबल में आता है, 10 में से एक कम किया वो भी 3 की टेबल में आ रहा है। ऐसे ही ये इस 13 में से भी एक कम करेंगे, यानी कि 12, इस 13 को हम 12 + 1 लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिखने से ये कुछ पैटर्न जैसा दिखने लग गया है। कैसे दिख रहा है कि +1 +1 +1 +1 तो सब में कॉमन है, और ये 3 की टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर 16 कहें तो इसको 16 को हम 15 + 1 लिख सकते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी, बस इससे समझ में आया, ये जो लिखा हुआ है ना, इनको ध्यान से देखने पे समझ आया कि ये 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम, मतलब ये 3 की टेबल में आ रहे हैं, बस इतना ही लॉजिक इसमें लगा। ठीक है, अब और एक ध्यान गया कि इसको मतलब इसमें तो उतना नहीं गया, इन सब में गया
कि इसको हम इस 6 को 3 मल्टीप्लाई बाई 2+1 लिख सकते हैं। फिर इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3+1 लिख सकते हैं। इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 4+1 और इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 5+1। ये जो 15 है ये 3 5 जा होता है, 12 3 4 जा, 9 3 3 जा, 6 3 2 जा। और वहीं पर फिर इसमें ध्यान गया कि इसको भी तो 3 1 जा 3+1 ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको देखने से अपने आप ही पैटर्न माइंड में आ गया, ठीक है, कि ये 3 3 3 3 3 तो सब में कॉमन है, यानी कि जो एक जनरल जो हम लिखेंगे सभी के लिए, जो इस फैमिली के हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, उसमें 3 आएगा। मल्टीप्लाई में यहाँ 1 2 3 4 5 ये हो रहे हैं ना, तो इसकी जगह पर हम एक वेरिएबल रख लेंगे क्योंकि ये चीज़ बदल रही है। बाकी ये भी कॉमन है, +1 भी सब जगह कॉमन है, लेकिन ये चीज़ वेरी कर रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 आगे को हमने बनाया नहीं है, आगे को बनाएंगे तो फिर वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। +1 प्लस ये 1 1 बढ़ता ही जाएगा, 5 है तो 6 7 8 9 10 ऐसे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई इस वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं x+1। तो ये हमारा एक जनरल रूल बन गया किसके लिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालने के लिए, जितने हम स्क्वायर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ आ गया होगा ना। तो अब हम इसको और भी जैसे ट्राई करते हैं। हमने 100 का निकालना था ना डायरेक्ट, तो जब हमें x बराबर 100 है, ये x यहाँ पर क्या है, जब हमें एक ये यहीं पर वाली चीज़ आ रही है ना, ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स एक है, 2 2 यानी कि ये नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं यहाँ पर 2 बनाने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाने हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है हमने, ठीक है। तो अब x की जगह अगर 100 है तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 3 मल्टीप्लाई x की जगह 100 क्योंकि 100 बनाने थे, +1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 300+1 कितना हो जाएगा, 301, ठीक है। और देखो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ भी हम ये 301 को कैसे लिख सकते हैं, एक +1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 300+1। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं ये इस टाइप का भी बन पा रहा है करके, ये जो हम जहाँ से हमने ये कॉमन अपना फॉर्मूला निकाला था, रूल निकाला, ठीक है। तो यहाँ भी हमने कुछ +1 किया था ना, तो कुछ करने के लिए यहाँ पर 300 में ही +1 करेंगे तभी तो 301 आएगा। और इस 300 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 10+1 कर सकते हैं, ये ठीक है। सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, 10 नहीं 100, दोबारा लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 100+1 यही लिख सकते हैं ना, 300 हो जाएगा +1 301। तो यहाँ पर जितना आया ये 300 यही यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। सब वहीं से मतलब हमने ये निकाला था। तो ये दोनों चीज़ें सेम, हम ये वाइस वर्सा चल रहा है ना, ये 301 को ऐसे लिख पा रहे हैं। तो वही जो जनरल रूल यहाँ चल रहा है वही इसके लिए भी। अब x की जगह पर हम कुछ भी पुट कर दें, जितने सी हमने बनाने हैं ना उतने ही, जैसे हमने माना 20 सी बनाने हैं, ठीक है, 20 स्क्वायर बनाने हैं। तो 20 स्क्वायर के लिए जनरल रूल हमारा निकला है 3x+1। तो इसमें हम 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह पर रख देंगे 20+1, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60+1 दैट इज 61, ठीक है। ये हो गया 61, ठीक। अब समझ आ गया होगा ना कि ये 3x+1 कैसे आया, यहाँ से ये इसको ऑब्जर्व किया, और ये कैसे आया इससे, और ये कैसे लिए सबसे मेन शुरुआत, क्योंकि ये देखने से ना हर किसी के माइंड में आ जाएगा कि उसको ऐसे लिख सकते हैं। मेन है ये चीज़ देखना, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया कि अगर इनमें से एक एक माइनस कर देंगे, मतलब अगर इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं +1 के फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगी 3 की टेबल, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर इसका जो रूल निकल कर आया है वो लिख देंगे, और इसका रूल है 3x+1, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ये है लास्ट क्वेश्चन बी पार्ट। इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है कि गिव्स फिगर 11.7 गिव्स अ मैचस्टिक्स पैटर्न ऑफ ट्राइंगल। जैसे पहले स्क्वायर का था,
अब ट्राइंगल का है, ठीक है। और इसमें भी ये दो ट्राइंगल में एक कॉमन है, ये जैसे इन दोनों में भी ये एक कॉमन, मतलब कि ये एक बनाया और दूसरा ट्रायंगल बनाने के लिए इसी को बेस लेते हुए यहाँ से बना दिया, ठीक है। तो सीधे सीधे इसमें डायरेक्ट आते हैं। अगर हमने एक ट्रायंगल बनाना है तो कितने मैचस्टिक्स लग रहे हैं? 3। 2 ट्रायंगल बनाने हैं, कितने मैचस्टिक लग रहे हैं? 1 2 3 4 5। 3 ट्रायंगल्स बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। अब इतने से कुछ कुछ दिख रहा है ना, 3 में फिर और 2 का गैप दे करके 5, फिर और 2 मतलब 2 ऐड करके, 2 ज़्यादा है ना 5, फिर 2 ज़्यादा है 7। ऐसे ही अगर हमने 4 ट्रायंगल बनाने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब तो कंफर्म हो गया है कि ये कैसे चल रहा है ये पैटर्न। अगर हमसे बोलें 5 ट्रायंगल्स बनाने होंगे तो ये वो डेफिनेटली 11 उसमें मैचस्टिक्स लग रही होंगी, ठीक है, पता चल गया। ऐसे ही ये आगे को बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें इसमें भी कुछ छुपा हुआ है, इस 3 5 7 9 11 में भी कुछ छुपा हुआ है। कैसे? इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1। 5 को क्या लिख सकते हैं? 4 + 1। 7 को क्या लिख सकते हैं? 6 + 1। इसे 8 + 1 और इसे 10 + 1 ऐसे ही लिख सकते हैं ना, आगे फिर ऐसे ही लिख सकते हैं। अब आएंगे यहाँ पर, तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 + 1। अब यहाँ का भी हिंट आ ही गया होगा ना कि इसको हम 2 × 1, 2 × 1 = 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 6 हो जाएगा ना, बाद का +1 एज इट इज़ उतर गया। इसे हम 2 × 4 लिख सकते हैं +1, 2 × 5 +1, और ये ऐसे ही आगे को बढ़ेगा, ठीक है। तो पैटर्न समझ आ जाएगा सिंपल। ये 2 सब में है तो ये 2 हो जाएगा। ये चीज़ वेरी कर रही है, 1 2 3 4 5, और यही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। जब 1 बनाना है तो वही ये नंबर ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, 2 है तो यहाँ पर भी 2, 3 है तो यहाँ पर भी 3, 4 4 5 5, आगे भी ये पैटर्न इसी तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम x या कुछ भी m भी लिख सकते हैं, n कुछ भी लिख सकते हैं। 2x हो जाएगा, पीछे से +1 एज इट इज़ उतर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा रूल क्या हो जाएगा? 2x + 1 वेयर x = नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। समझ आ गया होगा, सिंपल था। इस तरह से हम क्या बनाएंगे? जनरल रूल बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा माइंड यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि इसको हम किस तरीके से एक पैटर्न के रूप में लिख सकते हैं, एक पैटर्न की इसको फॉर्म दे सकते हैं, वो हमने माइंड लगाना है, ठीक है। बाकी ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स, ठीक है। जो हमने कॉमन रूल्स अभी तक पढ़ लिए हैं ना, वो जैसे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं क्या होता है, तो इसमें भी हम ये जो वेरिएबल लगाते हैं ना, ये तो ये कहाँ से आया, ये सब पढ़ेंगे, मतलब रूल बनते कैसे हैं जनरली, उनके बारे में आएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही।